धन्यवाद पंकज जी। आदरणीय स्वामी रामदेव जी, पंकज मिश्र जी, कुसुमलता केडिया जी और मित्रों, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे इस विषय के ऊपर आप सबके सामने ये डिटेल्स रखने का मौका मिला। मित्रों, हमने सबने सुना होगा कि भारत को लोग सोने की चिड़िया कहते थे, परंतु जब हम स्कूल में जाते हैं और हम अपना इतिहास पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें नहीं कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती कि भारत सोने की चिड़िया कब था। कुछ लोग कहते हैं कि भारत सोने की चिड़िया हजारों साल पहले था, हजारों साल पहले हमारा जो व्यापार था बहुत ज़्यादा था और उसके बाद फिर मुस्लिम आक्रांता आए और सारा खत्म हो गया हमारा वैभव। कुछ लोगों ने अपने अपने आंकड़े दिए। तो जब मेरे दिल में ये बात आई कि आखिर ये जो भारत में आज हम गरीबी देखते हैं ये कैसे आनी शुरू हुई, कब आनी शुरू हुई। तो जो इनिशियल डाटा मेरे सामने आए कि जब ब्रिटिशर्स आए भारत में तो उन्होंने यहाँ पे एक तरह की पॉलिसीज अपनाई जिससे अकाल पड़ने लगे, गरीबी आने लगी। तो उससे पहले भारत की आर्थिक स्थिति क्या थी, इस बारे में फिर मैंने अपनी रिसर्च शुरू की। तो उससे जो परिणाम सामने आए वो आपके सामने इस पुस्तक के रूप में मैंने रखे और आज प्रेजेंटेशन के रूप में आपके पास दे रहा हूं। एक अर्थशास्त्र के विद्वान हुए हैं एंगस मेडिसन, उन्होंने कुछ डाटास को कलेक्ट करके जो अल्टीमेट रिजल्ट निकाला वो आपके सामने है। उससे हमारे भारत की जो आर्थिक स्थिति है उसके बारे में एक दृष्टिकोण मिलता है। फर्स्ट सेंचुरी में वो कहते हैं कि 33% जो वर्ल्ड की टोटल प्रोडक्शन थी उसका 33% भारत में होता था। आज की जो प्रोडक्शन है भारत की, वर्ल्ड प्रोडक्शन का 2% है। जब हम कह रहे हैं कि हम बहुत तरक्की कर रहे हैं, टोटल वर्ल्ड की जो जीडीपी है उसका 2% है। और तो फर्स्ट सेंचुरी का जो डाटा है उसके मुताबिक भारत का जो जीडीपी में, वर्ल्ड जीडीपी में शेयर था वो था 33%। जो भारत दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोड्यूसिंग कंट्री था उस टाइम। इस टाइम भारत में जो वर्ल्ड जीडीपी में शेयर है वो 2% है और यूएसए जो सबसे ज्यादा रिचेस्ट इकोनॉमी है अभी इस समय, उसका जो शेयर है वो है 20%। तो भारत का शेयर 33% था और 1000 ईस्वी में ये शेयर थोड़ा कम हुआ और जो डाटा के हिसाब से 29% पे आ गया। 1500 एडी में 25% और 1700 ईस्वी में 24.4%। मतलब यूएसए का जो आज की डेट में शेयर है उससे हम पूरे ह्यूमन इतिहास में उससे ज्यादा प्रोडक्शन हमारी रही है। अगर हम पिछले 5000 साल का देख लें या 10,000 साल का देख लें तो शुरू से लेकर अब तक 1757 तक हम डायरेक्ट कहें, हमारे देश का आर्थिक इतिहास सबसे गौरवशाली रहा है। हमारे देश की प्रोडक्शन सबसे ज्यादा रही है, हमारे देश की एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा रही हैं, हमारे देश का जो साइंस है वो सबसे बढ़िया रहा, जो हमारा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर था वो सबसे बेस्ट था, जो हमारे बिजनेस स्किल्स थे हमारे लोगों के वो सबसे बेस्ट थे दुनिया में। और उन्हीं की वजह से भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति रहा जब तक ब्रिटिश का राज्य यहाँ पे एस्टैब्लिश नहीं हुआ। उत्तराखंड की त्रासदी में आपदा पीड़ित श्रद्धालुओं की सेवा के बाद पतंजलि योगपीठ ने आपदा पीड़ित निराश्रित महिला। ये एंगस मेडिसन एक ब्रिटिश इतिहासकार हैं, उन्होंने पूरा डाटा कलेक्ट करके उसको कंपाइल करके उसके हिसाब से निकाला है। वैसे अगर मेरे से अगर पूछे तो मैं तो ये कहूंगा कि ये डाटा भी गलत हो सकता है और भारत का शेयर अगर चेक किया जाए तो 50% से भी ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम की जो आबादी थी वो अगर 2500 साल पहले एक इतिहासकार हुए यूरोप में, हेरोडोटस, उनका यह कहना था कि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है और सबसे ज्यादा धनी राष्ट्र है 2500 साल पहले भी। उसके मेगास्थनीज का डाटा आया जब अलेक्जेंडर के बाद, उसके मुताबिक भी यही पोजीशन थी। उसके ये जो डाटा कंपाइल किए गए ये पुराने रेवेन्यूज के हिसाब से, जो रेवेन्यू के डिटेल्स को हम आगे भी देखेंगे, तो उनके हिसाब से ये पोजीशन थी। 1856 में जब ब्रिटिशर्स की ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल बंगाल में और काफी इलाकों में हो चुका था, उस टाइम पे भारत के जो एक्सटर्नल कॉमर्स को, जिसको हम कहते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट को, एक
डाटा चेक किया गया जिसमें उन्होंने 1834 से लेकर 1841 तक और 1849-50 से लेकर 1853-54 तक के डाटा को सर्च किया। उसके जो उन्होंने कंक्लूजन निकाले वो इस प्रकार थे। स्टेटमेंट ऑफ रिजल्ट ऑफ दैट रिपोर्ट: It is now only remains to make a summary of the result of the comparisons of the period from 1834 to 35 and 1841 to 42 with the period from 1849-50 to 1853, and the facts and figure establish without doubt the following normal conditions of the commerce of India. वो कहते हैं कि ये सारा डाटा कंपाइल करने के बाद ये रिजल्ट हमने निकाले हैं। For the last 20 years, the balance of trade has annually increased in favor of India. मतलब जो बैलेंस ऑफ ट्रेड उसको कहते हैं जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में फर्क होता है। आज की दिन में भारत की जो सबसे बड़ी समस्या हुई है जिसकी वजह से रुपए का वैल्यू डाउन जा रही है, वो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो नेगेटिव हो गया है। तो ये उस टाइम कह रहे हैं कि भारत का जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो भारत की फेवर में जा रहा है, यानी भारत से एक्सपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं और इंपोर्ट कोई भारत की जरूरत नहीं पड़ती। Merchants and manufacturers trading with India beyond their manufactures have been compelled to transmit to India large and increasing amounts of bullion in the part liquidation of the balance of trade, which bullion has been absorbed by India and has not left this country again. वो ये कहते हैं कि जो भी ट्रेडर्स बाहर से आते हैं उनको भारत से सामान खरीदने के लिए गोल्ड देना पड़ता है, बुलियन, गोल्ड और सिल्वर। तो उसकी वजह से सारे देशों का जो सिल्वर और गोल्ड है वो भारत में आ जाता है और फिर भारत से बाहर नहीं जाता। और इस वजह से थर्डली वो कहते हैं कि हर साल ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत सा गोल्ड पूरे विदेशों से इकट्ठा करके भारत भेजना पड़ता है। फिर वो कहते हैं कि इससे जो पोजीशन दैट द कंबाइंड एड्स ऑफ एक्सपोर्ट्स टू इंडिया इन मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स, कंपनीज बिल्स ऑन इंडिया, हाइपोथिकेशन इन इंडिया ऑन गुड्स वर इनसफिशिएंट। ये सारे इनसफिशिएंट हैं, मतलब इनकी कमी पड़ जाती है उनको और उनकी समस्या बढ़ रही है। और इसका उन्होंने फिर वो कहते हैं कि भारत का जो इंडस्ट्री है वो इतनी जबरदस्त है कि इनको भारतीयों को तो कोई चीज की जरूरत ही नहीं है भारत से, और सारी दुनिया का जो बुलियन है वो भारत में आ जाता है, सारी दुनिया का गोल्ड इकट्ठा होकर भारत में आ जाता है। ये 1856 में वो बता रहे हैं। और हमें जब हम स्कूल और कॉलेजेस में इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हमें बता दिया जाता है कि 18वीं शताब्दी में यानी 1780 के आसपास वहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया और भारत की इंडस्ट्री को उन्होंने तबाह कर दिया और इसकी वजह से भारत में कब्जा कर लिया। ये उनकी रिपोर्ट है, ब्रिटिशर्स की रिपोर्ट है, जो ये कह रही है कि 1856 में भारत की इंडस्ट्री विश्व में सबसे बढ़िया थी। 1856 के बाद उन्होंने फिर लीगल सिस्टम डेवलप किया जब 1857 का यहाँ पे रेवोल्यूशन हुआ, और उस लीगल सिस्टम और सारे जो उसके बाद कानून बनाए गए उनके द्वारा भारत की इंडस्ट्री को तबाह किया गया। एक इतिहासकार हुए हैं जो औरंगजेब के साथ जिन्होंने काम किया और उसके फिजिशियन के रूप में भी काम किया, और वो फ्रांस के थे। 1625 से लेकर 1688 तक का उनका जीवन है। उनकी एक पुस्तक है जो उन्होंने भारत में देखा। तो उनके मुताबिक भी उस समय भी यही स्थिति थी कि विश्व का जितना भी गोल्ड कहीं पे भी वो निकलता, चाहे वो पेरू में निकलता, चाहे वो अमेरिका में निकलता, चाहे वो जापान में निकलता, या कहीं से भी जितना भी गोल्ड धरती से निकाला जाता उसने घूम फिर के भारत में ही आना था। इट शुड नॉट एस्केप नोटिस दैट द गोल्ड एंड सिल्वर आफ्टर सर्कुलेटिंग इन एवरी अदर क्वार्टर ऑफ द ग्लोब कम एट लेंथ टू बी swallowed up, lost in some measure in Hindustan. Gold drawn from America, gold and silver which the Dutch draw from Japan is absorbed in India. ये 17वीं शताब्दी में ये भारत की स्थिति थी। उससे पहले चलते हैं जी हम। एक पुर्तगीज ट्रैवलर थे जो 1514 में भारत आए। वो लिखते हैं कि जब मैं आदेन के पोर्ट के पास था, आदेन का पोर्ट है जो अरब कंट्रीज में है, कीनिया से जो जाते हैं, रेड सी के कॉर्नर में जो मेन पोर्ट है, जो भारत से जो शिप्स जाते थे अरब कंट्रीज में सामान लेकर,
वहां पे जो मेन पोर्ट है जो वो आदेन का पोर्ट है, तो वहां पे उन्होंने शिप देखे कैम्बे। अब मैं एक सवाल पूछता हूं, आप लोगों में ऐसे कितने यहां पे हैं जिन्होंने कैम्बे शब्द सुना है? कैम्बे, तो कैम्बे के बारे में ना तो हमें कभी पढ़ाया जाता है स्कूल में, मैंने भी पूरे स्कूलिंग में और कॉलेज में कभी, मैंने कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया, उसमें भी मुझे कभी ये शब्द सुनने को नहीं मिला। कैम्बे नाम है गुजरात के एक प्रोविंस का। तो वो कहते हैं कि कैम्बे इतना बढ़िया पोर्ट है और वहां के शिप्स इतने ज्यादा यहाँ पे माल लेके आए हुए हैं जो आदेन पे मैंने देखे। And these ships of Cambay are so many and so large with so much merchandise that it is a terrible thing to think of so great expenditure of cotton stuff. ब्रिटिशर्स ने कॉटन को नहीं देखा था कभी। जब वो भारत में आए तो कॉटन देख के वो हैरान रह गए कि ये कॉटन क्या पेड़ों के ऊपर वूल यूज करते थे। वो कहते थे कि पेड़ों के ऊपर भेड़ लगी हुई है यहाँ पे क्योंकि उन्होंने कॉटन कभी सुना ही नहीं था। सिर्फ भारत से ही जो एक्सपोर्ट होके जाता था वहां पे जाता था। क्योंकि वूल के ही कपड़े पहनते थे और वूल तो भेड़ से ही मिलता है मुख्य रूप से, तो उन्होंने सोचा यहाँ पेड़ पर भेड़ लगी है जिससे कि ये नहीं तो ये कॉटन का कपड़ा कैसे बनेगा, तो उनको ये नहीं पता था कपास से पैदा होता है कॉटन। एक और मुस्लिम इतिहासकार हैं शहाबुद्दीन अब्दुल अब्बास अहमद। इनका जो रिकॉर्ड है वो है 14वीं शताब्दी का। इनका भी वही कहना है कि भारत में सारा गोल्ड चला जाता है। पिछले 300 साल से वहां से गोल्ड कभी एक्सपोर्ट नहीं हुआ, कभी किसी को सामान लाने के लिए हमें गोल्ड नहीं देना पड़ा। और अब 1991 में एक बार ऐसी स्थिति आ गई थी भारत की कि हमें गोल्ड वहां पे गिरवी रखना पड़ा। तो ये कहना है कि 3000 साल में 3000 साल 13वीं शताब्दी से कभी भी भारत से गोल्ड को बाहर नहीं भेजा गया। पूरी दुनिया का सामान भारत में आता है और उन एक्सचेंज में वो गोल्ड देते हैं हमें। एक और इतिहासकार हैं वासफ। इनका जो वर्क है ये भी 13वीं और 14वीं शताब्दी का है। वो कहते हैं आदम के जमाने से, सिंस द डेज ऑफ एडम टिल द प्रेजेंट, फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ, देयर हैज एवर बीन ए कंट्री टू विच पीपल एक्सपोर्ट गोल्ड, सिल्वर, कमोडिटीज एंड क्यूरियोसिटीज, एंड फ्रॉम विच इन एक्सचेंज दे ब्रिंग अवे वेरियस dust, thorns, drugs, pebbles, and various aromatic roots, and from which money has never been sent to any place for the purchase of goods. ये मुस्लिम इतिहासकार हैं जो पर्शिया में हुए, उनका ये शब्द थे। अब हम जाते हैं 2000 साल पहले, फर्स्ट सेंचुरी में। रोमन इतिहासकार हैं एक प्लिनी। वो कहते हैं इंडिया, चाइना एंड अरेबियन पेनिसुला टेक 100 मिलियन, उनका जो इकोनॉमिक यूनिट था जैसे आज डॉलर है, शेस्ट्रेट्स फ्रॉम अवर एम्पायर पर एनम। हर साल हमारे देश से इतना पैसा वहां से डिफरेंट मर्चेंडाइज सामान लेने के लिए भेज दिया जाता है। तो पिछले 2000 साल से लगातार जो वर्ल्ड ट्रेड का जो एसेंस है वो यही कह रहा है कि भारत में हमेशा एक्सपोर्ट्स ज्यादा हुए थे और बदले में गोल्ड यहां पे एब्जॉर्ब होता था। भारत का जो इंटरनेशनल ट्रेड था वो हमेशा पॉजिटिव रहा है। और ये ट्रेड किस प्रकार होता था? आज अगर हम भारत के पोर्ट्स का इतिहास देखते हैं तो 30 के आसपास पोर्ट होंगे, लेकिन 14वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में या उससे हजारों साल पहले तक भारत में लगभग 300 पोर्ट हुआ करते थे जहां से शिप्स जाते थे, सामान लोडिंग होता था और इंटरनेशनल ट्रेड होता था। जो इंटरनल ट्रेड होता था, वो जो कारवां होते थे, कारवां चलते थे, वो 20,000 ऑक्सन के होते थे। 20,000 बैलगाड़ियां एक साथ चल रही हैं। हम आज सोच भी नहीं सकते कि इतना बड़े लेवल का ट्रेड होता था। जब वो कारवां कभी मिलता था किसी को, तो उनको साइड पे हटके, आज हम ट्रैफिक जाम देखते हैं जिस प्रकार से, तो उनको साइड पे हटके 3 दिन के लिए उस कारवां को गुजरने देना पड़ता था पहले। तो इस लेवल का ट्रेड भारत में होता था। ये 18वीं शताब्दी तक चला। आज हम एक कम्युनिटी है, बंजारा कम्युनिटी,
क्रिमिनल ट्राइब के रूप में कह दिया कि ये क्रिमिनल ट्राइब्स हैं। और ये बंजारा कम्युनिटी स्पेशली एक कम्युनिटी थी जो ट्रेड करती थी, और उनका जो इकोनॉमिक स्टेटस था वो इतना जबरदस्त हाई था क्योंकि वो सारा जो इंटरनल ट्रेड था उनके ऊपर बेस्ड था। जो सारा सामान जो यहाँ दिल्ली से कोलकाता जाना है या कोलकाता से दिल्ली आना है या बॉम्बे जाना है, किसी भी साइड, तो एक बार उनके दो लीडर्स में झगड़ा हो गया। तो औरंगजेब जो भारत का राजा था उस टाइम, उसने उन दोनों को बिठा के समझौता किया और दोनों को 1-1 लाख रुपए गिफ्ट दिया। ये उनका स्टेटस था। और जब ब्रिटिशर्स आए, जब उन्होंने ट्रेड को खत्म कर दिया, तो उनका स्टेटस क्रिमिनल ट्राइब के रूप में बदल दिया गया। आईने अकबरी एक है जिसमें अकबर के टाइम पीरियड का जो एक आर्थिक बातें लिखी हुई हैं, उसके मुताबिक जो सिंध नदी थी उसमें 40,000 शिप्स और वेसल्स जो ट्रेड करते थे। 40,000 कहां थी ये नदी? सिंध में, सिंध वाली सिंध नदी में। और ये जहाज भारत में ही बनते थे, ये भी खास बात, क्योंकि उनको तो जहाज बनाने आते नहीं थे जी। ईस्ट इंडिया कंपनी में भी जहाज पहली बार भारत से ही खरीदे थे, बड़े जहाज। वो तो पानी वाली नाव चलाते थे। हमने रेवेन्यू को कंपेयर किया। अकबर का रेवेन्यू जो विभिन्न इतिहासकारों ने और उनके पीरियड के इतिहासकारों ने कैलकुलेट किया, 1593 में उनका जो रेवेन्यू था वो 42 मिलियन पाउंड्स था। पाउंड उस टाइम वेट ऑफ सिल्वर के रूप में माना जाता था, 120 ग्राम का पाउंड। ये नहीं कि आप कितने भी पाउंड प्रिंट कर लो, पाउंड के बराबर का रेवेन्यू था। और एलिजाबेथ का रेवेन्यू जो आज की डेट में जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर लिखा हुआ है, वो था 3,92,000। ये हो गया 42 मिलियन का अर्थ हो गया 4 करोड़। एक तरफ 4 करोड़ है और एक तरफ 3 लाख है, यानी 1% भी नहीं था जो ब्रिटेन का रेवेन्यू था भारत के एक छोटे हिस्से जो अकबर के कंट्रोल में था, उसके रेवेन्यू का 1% भी नहीं था। एक मदुरई के राजा हुए मैरवर्मन कुलश्रेष्ठ पांड्यन। उनका जो वासफ लिखते हैं कि उनका जो गोल्ड रिजर्व था, गोल्ड रिजर्व कहें या उसका जो खजाना था, वो था 1200 करोड़ दिनार। तो ये इतिहास की पुस्तकों में लिखा पड़ा है, पर किसी ने इसको कैलकुलेट करके लोगों के सामने ये नहीं रखने की कोशिश की कि ये क्या है, कितना अमाउंट बना उसका। 1200 करोड़ दिनार था और उसके अलावा मोती थे, रूबीज थे, बहुत सारे कीमती पत्थर थे, डायमंड थे, वो अलग थे। 1200 करोड़ दिनार तो सोने के थे। तो हमने उनको कैलकुलेट किया, एक दिनार होता है 4.25 ग्राम का, तो 1200 करोड़ से उसको गुना करते हैं तो 5100 करोड़ ग्राम मिलते हैं, यानी 51,000 टन ऑफ गोल्ड। 51,000 टन। 51,000 टन आज की डेट में जो, जी 51,000 टन। ये एक राजा का, एक राजा का है, ये मदुरई के राजा का, मदुरई का राजा 12वीं शताब्दी में। 51,000 टन की सोने की कीमत आज के मार्केट से लगाए तो आज करीब क्या 30 लाख के आसपास चले, 28 हो गया है। 30,000 30 के हेरफेर में चल रहा है। करीब 150 लाख करोड़ रुपए का उस समय एक राजा के पास में इतना वैभव था। 150 लाख करोड़ ये हार्ड कैश है। इतना पैसा आज की डेट में किसी भी देश के पास में नहीं है। इतना ही 150 लाख करोड़ रुपए जी किसी राष्ट्र के पास में नहीं। अमेरिका के ऊपर तो मैं बार बार कहता हूं 1,000 लाख करोड़ का तो कर्ज है। हार्ड कैश किसी के पास में, एक कंट्री के पास किसी के पास में नहीं है जी। और आज की डेट में जो भारत का गोल्ड रिजर्व है वो है 557 टन। एक तरफ था उस टाइम एक राजा के पास 51,000 टन, और आज का हमारा गोल्ड रिजर्व भारत का है 557 टन। ये गवर्नमेंट का मतलब 557 टन भारत की गवर्नमेंट का है, और 51,000 ये तो मैंने भी पहली बार सुना जी। 51,000 टन ये मदुरई के राजा के पास। और यूएसए का जो गोल्ड रिजर्व है आज की डेट में वो है 8,133 टन। उससे भी 5-6 गुना ज्यादा।
इसमें से ये जो गोल्ड रिजर्व था उस राजा की मृत्यु के बाद कुछ गोल्ड किस पुस्तक के तथ्य हैं ये वासफ एक हिस्टोरियन हुए, उन्होंने लिखा है और उसका ट्रांसलेशन किया है इलियट ने। वासफ एक पुस्तक है इलियट, ब्रिटिशर की ने ट्रांसलेट किया, उसका नाम है इंडिया एज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियंस। अच्छा, इसके बाद हमें तैमूर जो तैमूर लंग जिसको हम कहते हैं, उसने जब अटैक किया तो लेकिन ये पुस्तक लिखने वाले ने ये नहीं बताया कि 51,000 टन गया कहां बाद में। मैंने इस पे थोड़ा सा दिमाग लगाया जी ये कहाँ जा सकता है, तो उसके बाद एक तो मिला कि जो अलाउद्दीन खिलजी का एक मलिक काफूर सेनापति था, वो वहां पे उसने अटैक किया, तो वो जीत तो नहीं पाया उनको, लेकिन उन्होंने कंपेल कर दिया कि वो समझौता करके चला जाए। तो उसने जो समझौता किया उसमें उसको 3500 टन मिला, 90,000 मन गोल्ड वो हाथियों पे दिल्ली लेकर आया। बाकी गोल्ड उन्होंने कहीं वहां पे छुपा दिया, अभी भी हो सकता है कहीं पड़ा तो हो। दिल्ली लेके आया ना, विदेश तो नहीं ले गया था। हाँ, दिल्ली लेकर आया। फिर दिल्ली से कहां गया? दिल्ली में वो पूरे उनके जो अलाउद्दीन खिलजी का परिवार था वो इसमें पागल हो गया, और कुछ सालों में उन्होंने यहाँ पे बस धन की नदियां बहती रही दिल्ली में। नहीं, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, गोल्ड का बाहर जाने का कोई प्रमाण नहीं मिलता विशेष रूप से भारत से बाहर जी। एक बार रॉबर्ट क्लाइव का जरूर मिलता है कि वो ऐसे भर के लेके गया, लेकिन वो एक बार की बात सामने आती है। तो आज भी भारत में आरबीआई मानता है कि लोगों के पास, गवर्नमेंट के पास तो भाई साहब ने जैसे बताया 557 टन, लोगों के पास वो कहता है 20-25 हजार टन होगा। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था का जिनको पूरा ज्ञान है वो कहते हैं कि 50,000 टन नहीं, करीब 1 लाख टन सोना आज भी भारत में, माने जो प्राइवेट लोग हैं उनके पास में है। तो आज भी भारत की समृद्धि कम नहीं है, लेकिन वो कुछ लोगों के पास में। तो ये भी एक, आज भी जो हम भारत का मूल्यांकन वो भाई साहब बताएंगे आगे, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो हमको लगता है पहले तो इतना था, फिर गया कहां ये हैं जी। उस पे भी थोड़ा सा मैंने वर्क किया, जो उसमें एक तो हम गोल्ड को बहुत ज्यादा पहनते थे, गोल्ड के सिर्फ गहने नहीं पहनते थे, गोल्ड से कपड़ा बनाकर उसको पहन के खत्म कर देते थे। ये भी काम किया, ये बहुत काम किया हमने। जैसे गांव में कहना, ज्यादा घी हो गया तो उपले चुपड़ने लग गए। गोल्ड को खाते भी थे, आप भी स्वर्ण भस्म जैसे बनाते हैं, तो अभी भी खिला रहे हम। तो इसका काफी प्रयोग होता था, और जैसे पगड़ी बांधी उसके ऊपर गोल्ड लगा दिया, बड़े बड़े गहने, ये ऐसे कुछ मैं आगे भी मेंशन करूंगा। जो कानों में कुंडल थे वो 400-400, 500-500 ग्राम के, आधा किलो के कुंडल। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर कहीं भी जाएं तो महात्मा बुद्ध की जितने चित्र हैं उनमें कान उनके यहां तक लटके हुए हैं। वो इसलिए थे कि उस टाइम पे जितने भी गोल्ड के कुंडल होते थे वो आधा किलो के लोग डाल लेते थे, शंख भी डाल लेते थे कि कान बड़े करें। आजकल वाली छोड़ी के तो कान ही फट जाएंगे। मैंने ये जो ब्रिटेन का एक पार्ट है दूसरा, स्कॉटलैंड, जहां पर अपना आश्रम भी है और उसको लेकर के बहुत लोगों ने शोर मचाया। स्कॉटलैंड में मैं गया तो वहां का, जैसे अपने नगर पालिका होती है ऐसे उनका एक नगर पालिका भवन है, उसको क्या बोलते हैं वहां, वो जो भी, तो वहां 400 टन का झम्मर और वो लगा हुआ गोल्ड पूरा छत में। मैंने कहा भाई ये इतना कहां से लेकर के आए? बोले बाबा जी आए तो आप लोगों की यही से। मैंने अंग्रेज भी इतना लेकर के गए सोना, यहां से बहुत लेकर के गए। वहां पर भी जो वहां बर्तनों से लेकर के तमाम तरह की चीजों में, वो बाहर जो गया वो अंग्रेजों ने ज्यादा लेके गए, और वो भी, लेकिन उसके बावजूद भी अपने यहाँ काफी सोना अभी भी है। उसको और देखना पड़ेगा कहां कहां लोगों ने छिपा रखा। एक मंदिर में तो देखा है ना आप लोगों ने, पद्मनाभन का अकेले में वहां पर ही, और वो अभी तो एक खजाना कहते हैं खुला ही नहीं है। मैंने जो उसका हिसाब लगाया, मेरे ख्याल में वो 3-4, जो उसकी वैल्यूएशन दे रहे हैं वो 300-400 टन के करीब होगा।
तो ये हम बात कर रहे हैं 51,000 टन, उससे भी 20-25 गुना जी जी। ज्यादा। उसके बाद हमारे पास मिलता है जी रिकॉर्ड तैमूर का, तैमूर लंग जिसने भारत पे अटैक किया 1398 में। जी जी। तो उसकी एक पुस्तक है, उसमें वो लिखता है खुद तैमूर लंग? हाँ जी, तैमूर लंग की पुस्तक है? तैमूर लंग की अच्छा। तारीख महमूदी। जी। The whole country of India is full of gold and jewels, and in it there are 17 mines of gold. आज हमें पता है कि एक भारत में कोलार में माइंस हैं गोल्ड की, बाकी माइंस कहाँ गई, कहाँ पे होती थी, भारत सरकार को भी इसकी जानकारी नहीं है कि भारत में गोल्ड माइन होती कहाँ थी। तैमूर लंग का 70 है? 17। जी जी। और हो सकता है उसमें जो ये 17 कह रहा है उसमें वो कर्नाटका वाली माइंस उसमें गिनी ना हो उसने, क्योंकि वो सिर्फ दिल्ली तक के भारत को, हाँ, उत्तर भारत पे आया था इधर की तरफ। और इसके अलावा यहाँ पे डायमंड्स की, सिल्वर की, रूबी की, एमराल्ड की, टिन की, आयरन की, कॉपर की, क्विक सिल्वर की, इन सब की अलग माइंस हैं। उसके आगे कहते हैं यहाँ का जो रेवेन्यू है वो है 6 अरब। 6 अरब सिल्वर मिस्कल, वो जो उनका टर्मिनोलॉजी वो यूज करता है, मिस्कल 5 ग्राम का सिल्वर हो गया, चांदी 5 ग्राम चांदी, तो 6 अरब है। तो उसके बाद उसको वो डिटेल में कैलकुलेट करता है, उसके हिसाब से अगर हम लगाएं तो पर कैपिटा 14वीं शताब्दी की भारत की इनकम आती है 9.6 पाउंड पर एनम, अगर उसको हम बेस माने, और भारत की आबादी को माने कि 25 मिलियन थी। इतिहासकार इसको नहीं कहते कि 25 मिलियन थी, वो उससे भी कम एरिया को कहते हैं। और जो ब्रिटेन का उस टाइम का अगर हम पर एनम पर कैपिटा इनकम जो देखते हैं वो 1 पाउंड के बराबर थी। भारत के हर व्यक्ति की आय उससे 10 गुना ज्यादा थी। जिस प्रकार इस समय भारत और अमेरिका में फर्क है, भारत में $3,000 $3,000-4,000 के आसपास की पर कैपिटा इनकम है और अमेरिका की $43,000 की पर कैपिटा इनकम है, तो ये उससे उल्ट था उस टाइम। तो जैसे मैं ज्वेलरी की बात कर रहा था, जो ज्वेलरी जो आम लोग पहनते थे उसमें आधे किलो के गोल्ड रिंग्स थे। फिर कपड़ा जो था, अभी मैं गया था बीकानेर का फोर्ट देखने, तो वहां पे एक दीवार को उन्होंने कपड़े से ढका हुआ है, वो पूरी दीवार गोल्ड से पेंट की हुई है, गोल्ड से बनाई हुई है। और पेंटिंग जो दीवारों पे होती थी छत की, उनकी पूरी पेंटिंग गोल्ड से की हुई है। तो गोल्ड हमारे यहाँ ऐसे बहुत यूज किया जाता था। एक शब्द आपने सुना होगा विजयनगर अंपायर के बारे में, ये बताया जाता है इतिहास में कि विजयनगर अंपायर था, उनका जो गोल्ड, जब विजयनगर अंपायर को उसके आसपास के मुस्लिम शासकों ने खत्म कर दिया और उसका गोल्ड जो खजाना था उसको लेकर गए, तो वो 550 हाथियों पर लाद कर लेके गए। वो इतना ज्यादा वो गोल्ड खजाना था, और उसको एक इतिहासकार ने कैलकुलेट किया है कि वो 100 मिलियन पाउंड्स के बराबर था। सिर्फ विजयनगर अंपायर जो है वो अभी आजकल भी उसके रुइंस मिलते हैं, हाँ, हम्पी में, कर्नाटका के एक एरिया है, वहां पे है वो। विजयनगर में के बारे में तो सुना है ना आप लोग, कर्नाटक का बहुत बड़ा साम्राज्य था। हाँ। और वो इतना ज्यादा रिच था, इतना ज्यादा गोल्ड था, और वहां पे जो बाजार होते थे, जैसे हम यहाँ बाजार में सब्जी खरीदने जाते हैं, लोग वहां पे डायमंड्स और रूबीज ऐसे खरीदने जाते थे, रूबीज जिनको हम लाल कहते थे पुराने लैंग्वेज में, तो और उनकी मार्केट ऐसी होती थी जैसे सब्जियों की मार्केट यहाँ पे लगी हुई है। और वहां के बारे में जो लेजेंड फेमस है कि वहां इतना ज्यादा गोल्ड था कि कुछ लोग कहते थे कि वहां पे जिन्होंने वो बसाया, जिस ऋषि के आशीर्वाद से वो बसाया गया, उन्होंने आशीर्वाद दिया और वहां पे आधा घंटा तक गोल्ड की बारिश होती रही। भारत के ऊपर एक और अटैक किया गया महमूद गजनवी के द्वारा। तो महमूद गजनवी ने जब एक राजा थे यहाँ जयपाल, और उनके सहयोगियों को पकड़ा और उनके गले में मालाएं डाली हुई थी हर एक के, जयपाल और 15 उसके सहयोगी, 16 मालाएं थी, जो उसकी हर माला की कीमत जो उन्होंने निकाली
1,80,000 मोहर, 1,80,000 स्वर्ण मुद्राओं के बराबर की वैल्यू की थी वो हर माला। ये वेल्थ के कुछ ग्लिम्पसेस हैं कि वेल्थ इस लेवल की थी कि लोगों के पास इतना ज्यादा धन होता था। एक यहां पे किला था जिसको पांडवों का किला कहा जाता था, हिमाचल में आ गया जी, ये नागरकोट, कटड़ा कहते हैं हम उसको। तो नागरकोट के किले पे जब उसने लूट की तो वहां पे उसको जो सामान मिला उसकी लिस्ट हमारे पास उसके रिकॉर्ड से मिल जाती है। उसमें वो कहते हैं 7 लाख ऑफ इन गोल्ड मोहर, 800 मन ऑफ गोल्ड, 7 लाख गोल्ड की मोहरें, 800 मन गोल्ड और सिल्वर के बर्तन, 200 मन प्योर गोल्ड, 2000 मन ऑफ सिल्वर, 20 मन ऑफ ज्वेल्स, डायमंड्स और बाकी तरह के जो प्रेशियस स्टोन्स हैं। और एक ऐसा घर था वहां पे जो सिल्वर का बना हुआ था और जिसकी लंबाई थी 30 मीटर और चौड़ाई थी 15 मीटर, जिसको जब चाहे आप बना सकते थे और जब चाहे उसको डिस्मेंटल कर सकते थे। वो चांदी का बना हुआ घर था जो। और एक वहां पे एक टेंपल से उसको एक मिला जो रूबी मिला, वो 450 मिस्कल का, उसका साइज इतना बड़ा होगा और उस जैसा रूबी कहीं और नहीं था। तो उसके बाद वासफ का एक रिकॉर्ड हमें मिला जो भारत के बारे में वो डिस्क्राइब करता है। इंडिया अकॉर्डिंग टू द कंकरेंट ओपिनियन ऑफ ऑल राइटर्स, उसके आसपास के पीरियड के जितने भी राइटर थे उनके मुताबिक इज द मोस्ट एग्रीएबल अबोर्ड ऑन द अर्थ, दुनिया में सबसे बेहतर स्थान है। द मोस्ट प्लेजेंट क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बेहतर स्थान है। उसके बाद उसका रिकॉर्ड्स कहते हैं कि भारत में कितने शहर थे। अब हम ये नहीं कहेंगे कि ये सही है या गलत है, आज के मुताबिक वो कहते हैं कि गुजरात में 70,000 विलेजेस थे और अब मैंने चेक किया तो गुजरात में 20,000 गांव हैं। तो वो इतने गांव कहां गायब कर दिए गए, इतिहास में कितना यहां पे लूटपाट मची, क्या क्या हुआ, ये इतिहास खोजने वाली बात है। आस्था जीवन का आधार। भाटिया जी गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। कैसी लगी? स्वाद नहीं आया। स्वाद नहीं आया। वाह अब आया स्वाद? बिल्कुल, अब आया असली स्वाद। MDH चंकी चाट मसाला लाइफ में असली स्वाद जगाए। असली मसाले सच सच MDH। केंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है, वो भी बिना केमिकल्स। केंट गोल्ड को मिले हैं क्वालिटी के सर्वोच्च प्रमाण पत्र विश्व विख्यात लेबोरेटरी से। तो आप केंट गोल्ड ला रहे हैं ना? 100 पे 20, 100 पे 20, 100 पे 20। अब 100 ग्राम पे है 20 ग्राम ज्यादा, आर प्योर का है तुमसे ये वादा। महंगाई को अब ठेंगा दिखाना, आर प्योर से किचन को सजाना। 100 पे 20। लो फैट का खाना फिट रहना है ना, है ना। हाथीरा जगराटा, हाथीरा जगराटा। सात्विक आहार से शुद्ध विचार आते हैं और मन प्रसन्न रहता है। प्रसन्न परिवार का सीक्रेट हाथीरा जगराटा मेरे पास है ना। हाथीरा जगराटा। सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच MDH। मुझे सुंदरता चाहिए लेकिन नेचुरल, घर में सबके लिए। पतंजलि आयुर्वेद लाए हैं सबसे अच्छे, सबसे सस्ते स्वदेशी उत्पाद, भारतीय परंपरा और आयुर्वेद का दिव्य वरदान। प्रकृति है और सौंदर्य भी, अपने ही तो रखते हैं अपनों का ख्याल। असली इंडिया, यही तो है असली इंडिया। असली मसाले सच सच।
अब हम बात करते हैं भारत में इंडस्ट्रीज क्या क्या थी। भारत का जो हमें कह दिया जाता है जी भारत तो कृषि प्रधान देश है, पहले यहाँ पे कृषि ही होती थी और कृषि से ही ये रिच हो गए। बस स्पाइस ट्रेड की बात वो मानते हैं, स्पाइस ट्रेड को जितने भी विश्व के इतिहासकार हैं कि स्पाइस ट्रेड ने ही आपको रिच कर दिया। तो मैंने इस जो वर्क में ज्यादा स्पाइस ट्रेड के बारे में नहीं बात की क्योंकि उसको तो सब लोग मानते ही हैं, लेकिन बाकी जो इंडस्ट्रीज भारत में रही, जैसे मैं आयरन का बता रहा था, तो आयरन इंडस्ट्री भारत में ईसा से 2000-3000 साल पूर्व ही शुरू हो गई थी। और भारत का जो क्रूसिबल टेक्निक से बना हुआ जो स्टील था, दैट वाज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। उसके बारे में एक लेजेंड फेमस है कि जो सिल्क का एक रेशा होता है जो हवा में ऐसे फेंक दिया जाए, वो इतना हल्का होता है कि हवा में बड़े धीरे से गिरेगा, एक सिंगल रेशा सिल्क का, रेशम का। तो उसको अगर किसी भी तलवार से काटा जाए तो वो तलवार के साथ ही चला जाता है, वो कटता नहीं था कभी। लेकिन क्योंकि उसकी धार किसी की भी इतनी तेज नहीं हो सकती किसी भी चीज की कि उसको काट दे, तो भारत का जो स्टील बनता था, वुड स्टील, उससे बना हुआ जो तलवार होती थी उसकी धार इतनी तेज बनती थी कि उसी से वो कटता था। ये उसकी पहचान थी कि अगर वो कट जाए तो वो भारत के बने हुए स्टील की। और इस क्वालिटी के बने हुए स्टील के ऊपर अभी रिसर्च हुआ जर्मनी में, अभी रिसेंटली पिछले 2-4 साल के अंदर। तो उन्होंने पाया कि इसके अंदर एक नैनो टेक्नोलॉजी यूज होती है। नैनो टेक्नोलॉजी है जो 1 मिलीमीटर के भी लाखवें हिस्से के बराबर कोई बारीक चीज हो, उसको नैनो टेक्नोलॉजी के रूप में यूज किया जाता है वर्ड। तो इसमें नैनो टेक्नोलॉजी बनती है क्योंकि ये जो बनाया जाता था स्टील बैम्बू में भर के, और बैम्बू में उसको इस प्रकार से गलाया जाता था कि उसके अंदर एक स्पेशल पाइप बन जाते थे उस स्टील के अंदर, इतने बारीक क्वालिटी के, और उससे वो तेज धार बनती थी। और वो टेक्नोलॉजी जब ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने यहाँ पे फेमिन्स फैलाए और सारे लोगों को यहाँ पे मारना शुरू कर दिया, उसके बाद ये टेक्नोलॉजी आज की डेट में हमें नहीं मिलती। आज भी वो उस क्वालिटी का आयरन नहीं बना सकते। एक और भी उदाहरण है जो दिल्ली के कुतुब मीनार में आयरन पिलर है, उसके बारे में सब जो लोग जानते हैं, इसलिए मैंने उसके बारे में ज्यादा नहीं कहा। परंतु और इस प्रकार से जो हथियारों के रूप में और जो आयरन का वेरियस यूजेस था भारत में, उससे भारत का जो गोल्ड रिजर्व बढ़ा और उसी से यहाँ पे ट्रेड में फर्क है। ये उसकी एक फोटोग्राफ है जो डेमस्कस स्टील के रूप में उसको यूरोप वाले जानते थे, क्योंकि भारत से वो जो गोल्ड एक्सपोर्ट स्टील है जो वो एक्सपोर्ट होकर डेमस्कस जाता था, वहां पे उसकी तलवार बना के वो यूरोप वालों को बेचते थे। तो ये उसकी पिक्चर है। तो 1860 तक ये टेक्नोलॉजी हमारे पास रही, उसके बाद ब्रिटिशर्स के आने के बाद ये टेक्नोलॉजी धीरे धीरे खत्म हो गई। और ये अभी जो रिसेंट एक्सकेवेशंस हुई हैं उससे पता लगता है कि भारत में जो आयरन था वो 2300 BC में भी होता था, हड़प्पा में भी वो मिला है। आयरन इंडस्ट्री एक हुई। दूसरी इंडस्ट्री हमारी जो बेस्ट थी वो थी शिपिंग इंडस्ट्री। एक ट्रैवलर हुए निकोलो कॉन्टी, वो 14वीं शताब्दी में भारत आए। तो उनके वर्ड हैं कि भारत में जो सामान्यतः शिप जो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यूज होते हैं वो 2000 टन के होते हैं, जबकि ब्रिटेन में और बाकी यूरोपियन देशों में 500 टन के बड़े से बड़े जहाज 500 टन के होते थे, और सामान्यतः जो जहाज होते थे वो 350 टन के होते थे। और जो भारतीय जो लकड़ी थी वो शिप बनाने के लिए उससे ज्यादा बेटर क्वालिटी की मानी जाती थी, कि जो ब्रिटिश ओक था उससे बेटर क्वालिटी की मानी जाती थी, और जो टेक्नोलॉजी थी वो भी हमारी बेहतर थी। इसी वजह से ये शिप की क्वालिटी है। एक पुस्तक है संस्कृत की, युक्ति कल्प पत्रु, इसमें पूरा डिटेल में वर्णन है कि किस प्रकार से शिप्स बनाए जाते हैं। और जबकि अगर हम देखें तो हमें इतिहास में ये पढ़ाया जाता है कि भारत में विदेशों में जाना मना किया जाता था। ऐसा कहीं भी मुझे नहीं मिला कि भारत के लोग विदेश नहीं जाते थे। भारत के लोग तो विदेश में गए, विदेशों पे राज्य किया उन्होंने, और शिपिंग इंडस्ट्री में भी उन्होंने पूरे विश्व का भ्रमण किया और सब जगह से ट्रेड रखा।
पूरा भारत का इतिहास में अगर हम महाभारत में भी पढ़ें, उसमें भी इंटरनेशनल ट्रेड के वर्णन है, रामायण में भी इंटरनेशनल ट्रेड के वर्णन आते हैं। तो भारत में कभी भी ऐसा नहीं पीरियड रहा कि भारत में विदेश जाने वाले को कोई मना किया गया हो। लेकिन पिछले कुछ साल में ये पढ़ाया जा रहा है कि ये मना किया गया था भारत को विदेश जाना। उड़ीसा के ये कुछ पोर्ट्स की लिस्ट है। शिपिंग इंडस्ट्री तभी फ्लरिश कर सकती है अगर डॉकयार्ड बने हुए हों, पोर्ट्स बने हुए हों। तो उड़ीसा के कोस्ट में ये सारे नाम हैं जिनके ताम्रलिप्ति है, एडमस है, कोसंबिया है। ये एक पुस्तक है जो यूरोप में लिखी गई उनके ट्रेड रिकॉर्ड को रखने के लिए, वो अभी मिलती है हमें। तो उसमें भी इन सारे पोर्ट्स का जिक्र आता है। फिर उसके बाद टोटल 300 के लगभग पोर्ट थे। एक मुजारिस नाम का पोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट रहा। महाबलीपुरम जो एक टेंपल सिटी है, वहां का पोर्ट बहुत जबरदस्त था। मुजारिस के ऊपर अभी वो जो पोर्ट था उस केरला के पास, उसका अभी रिकॉर्ड भी मिला है, एक्सकेवेशन में उसका डिटेल्स मिला। ये उसका एक चित्र है जो सारे पोर्ट थे। भारत का जो पूरी कोस्ट लाइन थी वो सारी डिफरेंट पोर्ट से भरी हुई थी और इंटरनेशनल ट्रेड उससे होता था। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री, भारत का कपड़ा उद्योग। जैसे मैंने अभी बताया कि भारत की जो फाइन क्वालिटी की मुस्लिन थी, जो मलमल कहते हैं हम जिसको, तो जो बहुत बढ़िया क्वालिटी की मलमल थी, उसका पूरा थान एक रिंग में से गुजर जाता था। जो आप अंगूठी होती है उसमें से पूरा थान एक निकाल सकते थे और उसको गोल्ड के बराबर तोलकर बेचा जाता था वो कपड़ा। इसका रिकॉर्ड जो बारबरोस के जो रिकॉर्ड मिलते हैं 1514 के, उसमें भी उन्होंने कहा है कि यहाँ भारत से अफ्रीका में कपड़ा जाता था और वहां के लोग उसको गोल्ड के बराबर तोलकर आगे बेचते थे। और पिछले 5,000 साल से यहाँ से कपड़ा एक्सपोर्ट हो रहा है। जो मिस्र के पिरामिड मिलते हैं उनमें जो मम्मी को लपेटा जाता था वो भी भारत में बने हुए कपड़े में लपेटा जाता था। 4,000 साल 5,000 साल पुराने जो मम्मीज उनके मिलते हैं। जो कॉटन वीविंग है वो ऋग्वेदा में भी मेंशन की गई है कि किस प्रकार से कपड़ा बनाना है कॉटन से। तो ऋग्वेदा तो 7,000 साल पुराना है, तो तब भी भारत में था। अलेक्जेंडर के टाइम पे जो जितने ग्रीक हिस्टोरियन आए उन्होंने भी भारत के कपड़ा उद्योग के बारे में लिखा है और कहा है कि भारत से कपड़ा ग्रीस में एक्सपोर्ट होता था और उसको गैंजेटिका के नाम से जाना जाता था, कि गंगा के इलाके से आया हुआ कपड़ा। अभी एक कोलंबिया एनसाइक्लोपीडिया है, उसमें इसके ऊपर डिटेल में वर्णन किया गया है कि किस प्रकार कॉटन का जो ट्रेड है वो वर्ल्ड में है। Cotton has been spun, woven and dyed since prehistoric times. It clothed the people of ancient India, Egypt, China. Hundreds of years before the Christian era, cotton textiles were woven in India with matchless skills, and their use spread to the Mediterranean countries. In the 1st century, Arab traders brought the muslin, calico to Italy and Spain. The Moors introduced the cultivation of cotton into the Spain. और उसके बाद आगे वो कैम्बे के बारे में भी डिस्क्राइब करते हैं और सारे उसके डिटेल्स आगे हमें देते हैं कि किस प्रकार से भारत का ये जो उद्योग था चल रहा था। आपने एक गाना सुना होगा, मनोज कुमार की फिल्म का है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। तो ये लिटरली भी ट्रू था कि भारत की धरती से सोना, जैसे 17 सोने की खानें थी यहाँ, उसी प्रकार भारत की धरती से डायमंड भी मिलता था। और 18वीं शताब्दी तक भारत में ही सिर्फ डायमंड मिलता था। उससे पहले जितने भी डायमंड मिले हैं वो भारत से ही निकाले गए हैं। 18वीं शताब्दी में आकर कहीं अफ्रीका में उनको कुछ डायमंड्स की माइंस मिली, उससे पहले भारत ही एकमात्र सोर्स था डायमंड्स का पूरे विश्व में। अभी भी छत्तीसगढ़ में देवभोग और बहुत सी जगह हैं जहां वर्ल्ड का बेस्ट क्वालिटी का डायमंड है, लेकिन उसको अभी भी लूट लूट के ही खा रहे हैं। उसका ये नहीं पता लगता, वहां से अभी भी हेलीकॉप्टर भर के आता है, रायपुर आता है, रायपुर से फिर वो कहां जाता है किसी को नहीं पता आज भी छत्तीसगढ़ में। विश्व के जितने भी बड़े मशहूर डायमंड्स हैं वो सारे भारत में मिले हैं, जिसमें कोहिनूर के बारे में आपने सुना है।
ये उसकी थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री है। कोहिनूर 105 कैरेट का है, जो महाराजा रंजीत सिंह से ब्रिटिशर्स ने छीना। महाराजा रंजीत सिंह ने उससे पहले छीना नादिर शाह के वंशजों से, नादिर शाह ने छीना मुगलों से, और मुगलों ने कहाँ से आया इसके बारे में बहुत सारी कहानियां हैं। और उसमें एक लेजेंड, ये उससे एग्जैक्टली नहीं जोड़ा जाता, परंतु एक लेजेंड ये है कि जो कोहिनूर है ये वही है जो समंतक मणि के रूप में ग्रंथों में लिखा हुआ है। समंतक मणि वो एक हीरा था जो भगवान कृष्ण ने जामवंत से लिया, और उससे पहले भी उसकी बहुत सारी कहानियां आती हैं। तो डायमंड का एक तो हमारे ग्रंथों में भी बहुत पुराना जिक्र आता है, महाभारत में भी है, तब भी हमारे पास डायमंड थे, और पूरे विश्व में कहीं डायमंड्स नहीं होते थे। फिर एक और 182 कैरेट का डायमंड है दरियाए नूर, वो अभी ईरान में ही है, जो भारत से वो लूट के लेकर गए थे, अभी भी उन्हीं के पास पड़ा है। तो जिस प्रकार से हम आज देखते हैं ना कि भारत से किस प्रकार से पैसा कुछ ऑफिसर्स लूट के बाहर भेज रहे हैं, कुछ पॉलिटिशियन लूट के बाहर भेज रहे हैं, उसी प्रकार जब से ब्रिटिशर्स आए उन्होंने यही काम किया कि भारत से डायमंड लूटे, भारत से सोना लूटा, भारत को ट्रेड से लूटा, और सारा पैसा उन्होंने बाहर भेज दिया। एक और है निजाम डायमंड के रूप में, जो भी भारत के पास ही है। ये बहुत फेमस डायमंड है, ये 340 कैरेट का था। इसके बारे में फेमस था कि इसको पेपर वेट के रूप में वो रख लेते थे कई बार जो निजाम थे हैदराबाद के। तो और ये पूरी लिस्ट है डायमंड्स की जो फेमस रहे। फ्लोरेंटाइन डायमंड है, वो भारत से निकला है। ब्रियोलेटी डायमंड है, होप डायमंड है, जैकब डायमंड है, मून डायमंड है, नासक डायमंड है, नूरे एन डायमंड है, ऑर्लोव डायमंड है, सांसी डायमंड है, शाह डायमंड है, कोरंडम डायमंड है। ये सारे जितने भी डायमंड वर्ल्ड में फेमस हैं आज, सारे भारत से निकले हैं किसी ना किसी खान से। आज की डेट में भारत में हमें कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिलता कि भारत में कहीं पे ओरिजिनल मोती निकाले जाते हों बहुत ज्यादा। लेकिन अगर हम ब्रिटिशर्स के आने तक का इतिहास देखें और इवन 18वीं या 19वीं शताब्दी तक का इतिहास देखते हैं, तो जो गल्फ और मन्नार है, जो भारत और श्रीलंका के बीच का इलाका है, वो दुनिया के सबसे बढ़िया पर्ल की खान था। वहां पे हर साल बहुत बड़ी क्वांटिटी में दुनिया के सबसे बढ़िया क्वालिटी के पर्ल्स निकाले जाते थे, मोती। लेकिन ब्रिटिशर्स ने उसका सारा ठेका एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया, और उन्होंने इस प्रकार से उसको उपयोग में लाया कि वो एक साल में ही खत्म हो गया, और उसके बाद कभी वहां पे पर्ल पैदा नहीं हुए। और भारत में ये रिकॉर्ड मिलता है फर्स्ट सेंचुरी का भी। वहां एक ट्रेवलर आए, उन्होंने भी देखा कि भारत में यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी के डायमंड मिल रहे हैं। मैगस्थनीज के रिकॉर्ड में भी है कि वहीं गल्फ और मन्नार से बहुत बेस्ट क्वालिटी के मोती मिलते हैं। और क्योंकि वहां पे जो लोकल लोग थे, उनके पास कुछ ऐसी क्वालिटीज थी कि उनको जो मोती बनाते एक प्रकार का जानवर होता है, तो उसको किस समय पे निकालना है और उसको जानवर को पैदा होने देना है, ये सारी जो जानकारी थी ये भारतीयों के पास थी। ये इसकी सारी टेक्नोलॉजी भारतीयों के पास थी। तो जब सीप में तैयार करते हैं, आजकल चीन तैयार कर रहा है। हाँ जी, सीप को पालते हैं, जैसे मछली पालते हैं ऐसे शीप को पालते हैं, उसमें से फिर ये तैयार हो जाते हैं, फिर उसको निकाल लेते हैं। क्योंकि हमें भी मोती बहुत खरीदने पड़ते हैं, आयुर्वेद में भी हम लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं। और जो सीप जो है उससे फिर ये मुक्ता शुक्ति भस्म बनाते हैं। तो वो जो पालने वाली प्रक्रिया, उसमें बहुत तेजी से डायमंड जो है मोती तैयार हो जाते हैं। चीन उसमें अब पूरी दुनिया में सबसे आगे आज की डेट में। हम लोगों का पहले यहाँ था, आज एक भी जगह नहीं है हिंदुस्तान में जहाँ पर हम लोग मोती पैदा करते हो। नहीं तो कर सकते हैं, टनों की, हजारों टनों की मात्रा में कर सकते हैं हम, क्योंकि कई सौ टन मोती तो हमने खरीदा है जी। तो यहाँ पे भी हमें अगर उस टेक्नोलॉजी को रिसर्च करें तो यहाँ पे भी आप डेवलप कर सकते हैं। आज भी कर सकते हैं, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं। और मोतियों से रथों को भी सजाया जाता था, और बहुत प्रकार से खाने में भी इसको यूज किया जाता था, हर प्रकार से इनका यूज होता था। और जो रोमन एम्पायर है, एक 2000 साल पहले, उसका भी रिकॉर्ड आता है कि वो भारत से मोती लेके जाया करते थे। एक है जो अगाते इंडस्ट्री है, कैम्बे की अगाते इंडस्ट्री भी बहुत फेमस थी। जो डिफरेंट तरह के पत्थर होते हैं, जो चमकीले पत्थर होते हैं, उनसे सारी चीजें बनाना, मालाएं बनाना, पत्थर की जो
डिफरेंट कलर के पत्थर की जो मालाएं बनती थीं और उसके ज्वेलरी में भी काम आता था, और साथ में उनके जो बर्तन वगैरह भी बनते थे वो सारे ब्रेसलेट बनते थे, उसमें काम आता था। कप बनते थे, रिंग्स बनती थी उनसे। तो कैम्बे से उसका बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट डिफरेंट कंट्रीज में होता था। लेकिन आज की डेट में अगाते इंडस्ट्री बहुत छोटी इंडस्ट्रीज में आ गई है भारत की। तो ये जो हमारी विभिन्न इंडस्ट्रीज थी और ये जो सारा सिस्टम था, ये बेस्ड था नॉलेज और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने इस नॉलेज और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी खत्म कर दिया। जैसे हम आज कहते हैं कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करना है ताकि हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, तो हमारे जो राजा थे प्रायर टू द ब्रिटिशर्स, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते थे। तो हम थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भारत का बहुत ज़्यादा डेवलप था। इसको हम बैंकिंग इंडस्ट्री भी कह सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप में भी एक ट्रेड था और इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट भी था। भारत में एक हाउस ऑफ जगत सेठ के नाम से बैंकर्स थे। उन्होंने दिल्ली के राजा से भी मिंटिंग राइट्स भी खरीदे थे, और उनका जो रिकॉर्ड में आता है कि वेल्थ थी वो थी 7 करोड़ रुपए उस टाइम पे, 17वीं शताब्दी में। और जो ब्रिटिशर्स का जो रेवेन्यू भी उतना नहीं होता था कि पूरे साल का उनका रेवेन्यू भी उसके आसपास नहीं होता था। वही एक परिवार पूरे ब्रिटेन के सरकार से ज्यादा अमीर था। जब वो परिवार सामान खरीदने जाता था, कपड़ा खरीदने जाता था, तो उनकी जो खरीदारी होती थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी जितना माल लेकर भारत से एक्सपोर्ट करती थी उससे ज्यादा उसी परिवार की परचेज हुआ करती थी। तो इसी प्रकार एक और बैंकर थे वीरजी वोहरा। उनका जो रिकॉर्ड में आता है कि उन वेल्थ थी वो है 22 मिलियन फ्रैंक्स, जो ईस्ट इंडिया कंपनी उनसे उधार लेकर बिजनेस किया करती थी। तो भारत में ऐसे बहुत सारे बैंकर्स हुए। सिंधी बैंकर्स भी बहुत फेमस रहे, उसके ऊपर भी एक पूरा डिटेल में वर्क है। तो बैंकिंग इंडस्ट्री भारत में बहुत विकसित थी, और बैंकिंग सिर्फ ये नहीं कि इस पीरियड में थी, और भारत में ये बहुत हजारों साल से चली आ रही है। इवन जो पुराने जो केव्स के एडिक्ट्स मिलते हैं अशोका पीरियड में, उसमें भी इसका लोगों को ब्याज पे पैसा देकर बिजनेस के लिए लोन दिया जाता था। बैंकिंग के दो तरह के वर्क होते हैं, एक तो आपसे पैसा लेकर डिपॉजिट के रूप में लेना, और एक इंडस्ट्री को लोन देना। तो ये वर्क दोनों भारत में हजारों साल से चले आ रहे थे, जिसको ब्रिटिशर्स के आने के बाद बहुत ज्यादा बड़े तरीके से खत्म भी किया गया और कम भी किया गया। वीरजी वोहरा का परिवार का उसके बाद, उनकी डेथ के बाद, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंट्रोल कर लिया, कहीं कोई जिक्र नहीं आता, ना शांतिदास जावेरी का कोई जिक्र आता है, और जगत सेठ भी उन्होंने लूट के खत्म कर दिए। जगत सेठ कोलकाता में थे, तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी बढ़ती जा रही थी, वहां के यहाँ से पैसा वो ले जाके वहां के बैंकर्स को दे रहे थे। तो ये खत्म धीरे धीरे इनको 18वीं शताब्दी में, उन्होंने 19वीं शताब्दी तक आते आते खत्म कर दिया टोटली। मेडिसिन का तो यहाँ मैं मेडिसिन की हब में हूँ। आयुर्वेदा के बारे में तो आप सब कुछ जानते ही हैं, तो मैं उसके बारे में कोई कि भारत का आयुर्वेदा इंडस्ट्री बहुत जबरदस्त था। सुश्रुत संहिता है, उसमें पूरा जो सर्जरी कैसे की जाती है, भारत के जो आयुर्वेदा के बारे में जनरली आजकल ये कहते हैं कि भारत का सिर्फ आयुर्वेदा है, जो सर्जरी है ये कहीं बाहर से आई। तो मैंने सर्जरी के ऊपर थोड़ा सा इसमें ज्यादा मैं फोकस करता हूँ। तो हॉस्पिटल्स की राइनोप्लास्टी कहते हैं, जो नाक है, अगर नाक कट जाए तो नई नाक लगानी हो, उसको राइनोप्लास्टी कहते हैं, नाक का जो प्लास्टिक सर्जरी है। तो भारत में नाक कटने से और नई नाक बनाकर लगाने का जो सर्जरी है, वो पिछले 2-3 हजार साल से चली आ रही है। टीपू सुल्तान जब यहां था, तो उसके साथ जब ब्रिटिशर्स का युद्ध चल रहा था, तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति का नाक बड़ा डिफरेंट था। तो उन्होंने पूछा उससे कि क्या भाई ये कैसे, आपका नाक डिफरेंट कैसे है? तो उसने बताया, जी मेरी नाक टीपू सुल्तान ने एक जुर्म के ऊपर कटवा दी थी, तो फिर मेरे जो वैद्य हैं उन्होंने बनाई, नई नाक बनाकर उनकी लगी हुई थी, और वो थोड़ी सी डिफरेंट ही लग रही थी। उनको इतना यकीन नहीं हो रहा था कि ये बिल्कुल ही नई नाक बनाकर लगाई गई है। तो ये प्लास्टिक सर्जरी के कुछ उदाहरण है जो भारत में थे।
और आज की ये उसके जो सुश्रुत के पिक्चर है एक, किस प्रकार से वो ये जो औजार आप देख रहे हैं आज की जो मॉडर्न सर्जरी में भी इसी तरह के कुछ औजार जो सुश्रुत ने मेंशन किए हैं उन्हीं से प्रयोग में लाए जाते हैं। तो ब्रिटिश सर्जन है कि उन्होंने कहा है कि सर्जरी ऑफ द एंशिएंट इंडियन फिजिशियंस वाज बोल्ड एंड स्किलफुल, ए स्पेशल ब्रांच ऑफ सर्जरी वाज डेडिकेटेड टू द राइनोप्लास्टी और ऑपरेशंस फॉर इंप्रूविंग डिफॉर्म्ड ईयर्स, नोजेस एंड फॉर्मिंग न्यू वंस। नए नाक बना देते थे, नए कान बना देते थे। तो इस लेवल की जो सर्जरी थी वो भारत में 2000 साल पहले भी होती थी और ब्रिटिशर्स ने और पूरे यूरोपियंस ने 18वीं शताब्दी तक ऐसी चीज के बारे में सुना भी नहीं था। आर्किटेक्चर और बिल्डिंग के बारे में आपने बहुत सुना भी होगा, देखी भी होंगी। ताजमहल तो लगभग बहुत लोगों ने देखा होगा, लेकिन और इससे भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं भारत में जो पिछले हजारों साल में बनाई गई हैं। जो मिस्र के पिरामिड हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनके बारे में किसी को पता नहीं है कि ये किन्होंने बनाए, कैसे बनाए, किस टेक्नोलॉजी से बनाए। लेकिन भारत के जो टेम्पल्स हैं वो उसी ऊंचाई के बने और सबको मालूम है कि वो भारतीयों ने ही बनाए। यहाँ पे एक टेम्पल है बृहदीश्वरवा, वो 63 मीटर ऊंचा है जो तंजौर में है और उसका जो ऊपर का जो सबसे ऊपर का जो पत्थर लगा हुआ है वो 40 टन वेट का है। और कितना ऊंचा है? और वो 10वीं शताब्दी में बना। नहीं, मंदिर 63 मीटर। 63 मीटर माने 189 फीट ऊंचा। 189 फीट। कहां पर है? तंजौर में, तंजौर तमिलनाडु में। तमिलनाडु में 189 फीट ऊंचा और सबसे ऊपर जो पत्थर रखा 40 टन का। 40 टन का है। तो ये क्रेन तो थी नहीं, कैसे रखा? जी तो उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो भारत के पास थी। उसके ऊपर अभी आज की डेट में हमारे वो उसके ऊपर बहुत लोग सोचते हैं कि किस प्रकार से बनाया होगा। वो टेक्नोलॉजी उस रूप में आज हमारे पास नहीं है। वो टेक्नोलॉजी भी ब्रिटिशर्स ने खत्म कर दी। बिना क्रेन के 40 टन ऊपर वो पत्थर कैसे लेके गए? हैं? 40 टन का पत्थर 63 मीटर ऊंचाई के ऊपर। किसमें? बालू पर रखा। वो बालू पर कैसे लेके गई? रेती से कैसे किया? ये देखिए हमारा भारतीयों की जो सबसे बड़ी क्वालिटी है वो यही है कि हम लोग जो हैं वो विश्व के सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं। ऐसी कोई चीज ही नहीं जो हम ना कर सकें। तो जो हमारे जो पूरे इतिहास में सबसे रिच रहने का जो पूरे अगर इतिहास को देखते हैं तो भारत ही सबसे जो अमीर कंट्री था उसका सबसे बड़ा कारण ही ये है। तो उदाहरण हमें सामने मिल गया। रेत 200 फीट ऊंचा बनाया जी। हैं? अरे रेत पे फिर कैसे चढ़ाया उसको? हाँ। चलो अब बाद में पूछ लेंगे। हाँ हाँ सुना गोयल जय। हाँ जी। अच्छा जो ईंट है अब इस बाबा जी से 200 फीट ऊंचा हमें 40 टन पत्थर उठवाना है। खाली बताने से बात नहीं बनेगी, इसको रेत ला के देंगे और उसके ऊपर 200 फीट पे तेरे से 40 टन का पत्थर चढ़वाना है। जी गोयल जी। तो भारत में ब्रिक जो ईंट बनाने की इसको वेदों में भी इष्टिका के रूप में लिखा जी शब्द यूज किया गया, इष्टिका जी। तो ये जो ब्रिक बनाने की कला थी ये भारत को बहुत पहले से आती थी। वेदों में भी इसका जिक्र है और जो 2000 साल या 3000 साल जब भी ये हड़प्पा की सभ्यता रही उसके बारे में पता लगा कि कुछ लोग
जब आर्कियोलॉजिस्ट काम कर रहे थे वहाँ पे रेलवे लाइन के ऊपर कुछ लोग तो ईंटें उठा के ला रहे थे वो, तो उन्होंने पूछा कि ये ईंटें कहाँ से लेके आ रहे हो आप? तो जी वो पड़ोस में एक जगह पड़ी थी, हम वो उठा के लाए हैं। तो वहाँ पे गए, वो देखा तो हड़प्पा विलेज में ये सभ्यता मिली, तो वो ईंटों से पता लगा कि ये ईंटें, वो पुरानी ईंटें उठा के ला रहे हैं। तो ये 2000 ईंटों की क्वालिटी ऐसी थी, उसका कहने का अर्थ है कि 2000 साल बाद भी वो ईंटें यूज में आ सकती थी। कितनी बड़ी पतंजलि योगपीठ में 10वीं व 12वीं पास प्रतिभाशाली उच्च संस्कारवान युवक युवतियों के लिए वैदिक गुरुकुलम तथा स्नातक व परास्नातक युवा जो आजीवन राष्ट्र की सेवा हेतु संकल्पित है, ऐसे सेवाव्रतियों के लिए विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तय किया गया है। इस प्रशिक्षण की प्रक्रिया में आचार्य, प्राध्यापक एवं संरक्षक के रूप में वेद दर्शन, उपनिषद व व्याकरण आदि के निष्णात वैदिक विद्वान तथा अर्थशास्त्र, विधिशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाज विज्ञान एवं इतिहास आदि विषयों में प्रामाणिक विशेषज्ञ जो निस्वार्थ भाव से राष्ट्र के अभ्युदय एवं उत्कर्ष के लिए अपनी सेवाएं समर्पित करना चाहते हैं, वे तुरंत संपर्क करें। 09161921981, ईमेल patanjaligurukulam@gmail.com। सेवाव्रती बनने के इच्छुक युवक युवतियां संपर्क करें। जड़ी बूटी सप्ताह के दौरान पूरे देश में संगठन के सभी कार्यकर्ता एवं प्रकृति प्रेमी, जागरूक और विचारशील देशवासी आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी व नीम आदि औषधीय पौधों को लगाने का अभियान चलाएंगे, जिससे हम धरती को ग्लोबल वार्मिंग व दारुण दुख देने वाले रोगों से बचा सकें। इसी दौरान 1 अगस्त से 6 अगस्त तक पतंजलि योग समिति नेपाल के योग शिक्षक भाई बहनों व वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के लिए पतंजलि योगपीठ में शिविर रखा गया है। पतंजलि योगपीठ की नेपाल शाखा के अंतर्गत लगभग 30,000 योग शिक्षक एवं कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से सेवा दे रहे हैं। नेपाल को आध्यात्मिक एवं आर्थिक शक्ति संपन्न बनाने के लिए बड़ी कार्य योजना हेतु ये शिविर रखा गया है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। पतंजलि योगपीठ नेपाल, मंडी कटार, काठमांडू। संपर्क सूत्र उत्तराखंड की त्रासदी में आपदा पीड़ित श्रद्धालुओं की सेवा के बाद पतंजलि योगपीठ ने आपदा पीड़ित निराश्रित महिलाओं के स्वावलंबन एवं अनाथ बच्चों के सहायतार्थ गुप्त काशी के समीप नारायण कोटी में पतंजलि सेवाश्रम शुरू किया है। इस आपदा में जिनका सब कुछ खत्म हो गया है, ऐसे अनाथ बच्चों की सेवा के लिए यदि आप अभिभावक व पालक सदस्य बनकर अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार इन बच्चों के जीवन में खुशी लाना चाहते हैं तथा इनके भोजन, आवास, शिक्षा, संस्कार एवं घर जैसा प्यार देकर उन्हें एक आदर्श नागरिक बनाना चाहते हैं, तो सहयोग हेतु संपर्क करें। पतंजलि सेवाश्रम, नारायण कोटी, केदारनाथ रोड, गुप्त काशी, उत्तराखंड। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जी, भारत का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था जिसके अंतर्गत हम अभी चला रहे हैं देश को, वो देश को लूटने के लिए बनाया गया था। हमने इतिहास में पढ़ा कि भारत में 600 राजा थे, 700 राजा थे, लेकिन आज हमें ये नहीं पढ़ाया जाता कि आज भी 700 राजा हैं, आज भी वही उसी नंबर ऑफ राजा हैं, लेकिन वो राजा देश के लोगों के प्रति उत्तरदायी नहीं है। वो राजा आज उनको जाना जाता है डिप्टी कमिश्नर के रूप में, और वो उत्तरदायी है चीफ मिनिस्टर को। ये पूरा वही सिस्टम डेवलप किया गया है कि हर जगह एक व्यक्ति बैठा दिया और वो लूट के माल ऊपर पहुंचा दे और वो उससे ब्रिटेन में पहुंचा दें। ये उस सिस्टम को डेवलप किया गया था। उसको कलेक्टर का रियल वर्ड इज कलेक्टर,
कि भारत से पैसा उगाही करे और वो ब्रिटेन में कैसे पहुंचाया जाए। अब वो जगह बदल गया, ब्रिटेन से बस स्विट्जरलैंड बदल गया, पैसा वैसे ही बाहर जा रहा है अभी भी उसी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से। और ये सिस्टम जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम 3 तरह के इश्यूज पे काम करता है। एक है एसीआर का सिस्टम, एक ट्रांसफर पॉलिसी और एक सैंक्शन जो होती है प्रोसिक्यूशन की। अगर कोई ऑफिसर, गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिसर रंगे हाथों भी पकड़ा जाए रिश्वत लेता हुआ, तो आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते जब तक कि सरकार परमिशन नहीं देती कि उसका प्रोसिक्यूशन हो। सुप्रीम कोर्ट में हमने बहुत सारे ऐसे केसेस से डील किया जिसमें सरकार ने या तो डिफेक्टिव उसकी परमिशन दे दी, इस तरीके से परमिशन दे दी कि वो कोर्ट में सस्टेन ही ना करे। उसका जो ग्राउंड दिया कि ये इस ग्राउंड से हम परमिशन दे रहे हैं, वो ग्राउंड ही गलत लिख दिया। कई बार परमिशन नहीं दी। तो ये सबसे जो 3 रीजन है। और जितने आईएएस ऑफिसर हैं, जितने आईपीएस ऑफिसर हैं, वो सारे वर्क करते हैं एसीआर के सिस्टम पे। उनको प्रमोशन चाहिए होता है तो अपने बॉस को खुश। एसीआर का जो सिस्टम है कि हर व्यक्ति जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर है वो अपने बॉस का गुलाम है। वो उसको आप जो उसकी ड्यूटी है उससे कोई लेना देना नहीं है। उसका प्रमोशन तब होगा अगर उसकी रिपोर्ट अच्छी लिखी जाएगी उसके बॉस के द्वारा। उसका एक ही काम है अपने बॉस को खुश करके रखना। वो जनता को लूटे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ उसको अपने बॉस को खुश रखना है। अगर वो अपने बॉस को खुश रखता है और कोई काम नहीं करता तब उसकी प्रमोशन हो सकती है। और दूसरे तरीके से अगर वो अपने बॉस को खुश नहीं रखता और जनता को खुश करता है तो उसका पूरी लाइफ बर्बाद हो सकती है। उसका कोई कभी प्रमोशन नहीं होगा, उसका कुछ नहीं बनेगा, आगे कोई कैरियर नहीं है। ये सिस्टम की प्रॉब्लम है और इसको लीगल जो चेंजेस करके ही ठीक किया जा सकता है। इसी प्रकार एक ट्रांसफर सिस्टम है कि किसी को उठा के कहीं पे भेज दिया जाए। ये पावर दे रखी है कुछ लोगों को, तो जिनके हाथ में ये पावर होती है उसके पास वो पैसा चढ़ावा चढ़ाते हैं कि इस पोस्ट पे मैं जाऊंगा और इतना पैसा मुझे मिलेगा। तो ये जो 3 सिस्टम है, एसीआर का सिस्टम, ट्रांसफर का सिस्टम और सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन का सिस्टम, जब तक इनमें अमेंडमेंट नहीं होगी भारत से करप्शन दूर नहीं हो सकता। ये बेसिक जड़ है उसकी। भारत में बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए और आज भी कंटिन्यू हैं, लेकिन उन कानूनों के अलावा जो लीगल सिस्टम है, ओवरऑल जो फ्रेमवर्क है, जब आप कोर्ट में जाते हैं, आज आप सबके घरों में कहीं ना कहीं कोई मुकदमा तो होता ही होगा, देखा भी होगा सबने। कितने लोग ऐसे हैं जो ये कह सकते हैं कि भाई मुझे पूरी तरह से न्याय मिल गया? एक बार हाथ खड़ा करें जिनको लगा कि पूरी तरह से न्याय मिल गया, उन्होंने देखा है न्याय होते हुए। तो एक यही सवाल मैंने एक सीनियर व्यक्ति से पूछा। उनकी प्रैक्टिस थी कोई 60 साल की, 60 साल का पीरियड उन्होंने प्रैक्टिस किया था कोर्ट में। तो उन्होंने कहा जी किसी भी हत्या के मुकदमे में मैंने किसी व्यक्ति को फांसी लगते हुए नहीं देखा। किसी के ने हत्या की हो और उसको पूरा कानून का सिस्टम घूमते हुए फांसी लग जाए, ऐसा उन्होंने बहुत कहीं देखा नहीं है दिल्ली की प्रैक्टिस में अपनी। तो ये जो सिस्टम है, जो कोर्ट का सिस्टम है, इसमें 3 तरह के कानून हैं। एक तो सीआरपीसी है जी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, एक एविडेंस एक्ट है और एक सीपीसी है, सिविल प्रोसीजर कोड। एक तो कानून जो बनाए गए कि क्या क्या कानून होते हैं। एक आप जब कोर्ट में जाते हैं तो किस प्रोसीजर से आपको न्याय मिलेगा, वो सिस्टम हो गया। तो उसको कहा जाता है एडवर्सेरियल लीगल सिस्टम। तो ये जो सिस्टम डेवलप किया गया, ये यूरोप में एक सिस्टम था ट्रायल बाय कॉम्बैट, उसका एक्सटेंशन के रूप में ये आया। ट्रायल बाय कॉम्बैट का जो कंसेप्ट था कि दोनों पार्टियां अपनी अपनी ओर से एक पहलवान खड़ा कर दें और फिर वो जो उनमें से पहलवान जीत जाए वो जीत गया माना जाता था। ये यूरोप का न्याय की व्यवस्था थी। उसके बाद में उन्होंने उसको बदला कि दोनों पार्टियां अपने अपने केस को प्रेजेंट कर दें, जज को कुछ नहीं देखना, जज ने अपनी आंखों पे पट्टी बांधी हुई है और जो वो पार्टियां केस प्रेजेंट कर दें वो उसके मुताबिक आप फैसला करेगा जज, बिना अपना दिमाग लगाए। तो भारत जब आजाद हुआ, भारत में जो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट बनी, उनमें तो ये पावर दे दी गई जज को कि वो अपना दिमाग लगाए।
और न्याय करे। न्याय की पावर उनको तो दे दी गई, लेकिन जो बाकी कोर्ट्स हैं, जो ट्रायल कोर्ट्स हैं, जो ट्रायल कोर्ट के सिस्टम हैं, उनमें कहीं भी ये पावर नहीं दी गई और उसमें एडवर्सेरियल लीगल सिस्टम चल रहा है। तो एक कमीशन बिठाया गया जब वाजपेयी जी की सरकार आई, तो उस कमीशन ने भी यही रिपोर्ट थी कि जब तक ये एडवर्सेरियल सिस्टम रहेगा तब तक यहां पे जो न्याय व्यवस्था सही नहीं हो सकती। तो एक तो हमें बहुत सारे कानून हैं जो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए हुए हैं, उनको ठीक करना है, और एक ये जो एडवर्सेरियल लीगल सिस्टम है इसको खत्म करके रियल ऐसा लीगल सिस्टम डेवलप करना है जिसमें लोगों को न्याय मिल सके। ये तीसरा स्टेप है। अभी जितने बिजनेसमैन हैं वो भी इसलिए दुखी हैं कि लोग पैसा दबा लेते हैं और उनके पास कोई रेमेडी नहीं है, तो बिजनेस भी सफर करता है इससे, हर लेवल का व्यक्ति में सफर करता है। ये जो डेवलप हुआ एडवर्सेरियल सिस्टम, ये ब्रिटेन में इसलिए डेवलप किया गया क्योंकि जो लोग, जो करप्ट ऑफिसर भारत से पैसा लूट के लेके जाते थे, उनकी प्रोसिक्यूशन होती थी वहां पे। वॉर्न हेस्टिंग का प्रोसिक्यूशन हुआ, तो उसके बाद एक वो ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहते थे कि प्रोसिक्यूशन अगर हो भी जाए तो उनके ऊपर किसी के ऊपर आंच ना आए। तो इतना उलझा हुआ सिस्टम डेवलप किया गया इसलिए कि जिसके पास अगर रिसोर्सेज ज्यादा हैं, इस सिस्टम की ये खास बात है कि जिसके पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं, अगर आपने 10 लॉयर लगा दिए ना अच्छे इंटेलिजेंट, तो आप कहीं भी किसी भी बात को कहीं भी कोर्ट में घुमा सकते हो। और चौथा सिस्टम है टैक्स रिफॉर्म्स का, जो स्टेप हमें जरूरी है। आज अभी जो लेटेस्ट पॉवर्टी के डाटा आए हैं जी, उसमें जो उन्होंने पहले तो क्राइटेरिया रखा है, वो रखा है कि 33 रुपए जिसके पास हैं वो अमीर हो गया, वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर हो गया। और ऐसे 26 करोड़ लोग भारत में अभी हैं जो 33 रुपए रोज भी खर्च नहीं कर सकते। ऐसे 26 करोड़, ये डाटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तरफ तो अगर हम दिहाड़ी मजदूर की भी देखें वो 300 रुपए है दिल्ली में, और एक तरफ भारत में 26 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 33 रुपए भी अपने भोजन पे खर्च नहीं कर सकते हर रोज। तो इस बारे में महाभारत जब मैंने स्टडी किया कि टैक्स सिस्टम कैसा होना चाहिए, तो उन्होंने उसमें इसका आंसर मिल गया मुझे। महाभारत के मुताबिक कि जहां पे राजा ज्यादा टैक्स लगा देता है वहां के लोग गरीब हो जाते हैं। भारत में वही हो रहा है। सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने ये काम किया और उसके बाद भारत की सरकारें, जो इंडिपेंडेंट भारत की सरकारें भी वही काम कर रही हैं। जो महाभारत में और हमारे जितने भी ग्रंथ हैं उनमें लिखा हुआ है कि मैक्सिमम टैक्स जो होना चाहिए वो 1/6 होना चाहिए, यानी 17%। और भारत में इस टाइम इनकम टैक्स तो 30% है, वो तो आप पे करते ही हो। और उसके अलावा आप डेली कुछ भी सामान खरीदते हो उसमें आप टैक्स पे करते हो, इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्सिंग जो है, तो अल्टीमेट जितनी आप कमाई करते हो उसमें से 70-80% वो टैक्स में ही चला जाता है। तो ऐसे में जो डिस्पोजेबल इनकम है वो अमीरों के पास भी इतनी नहीं बचती कि वो आगे पास ऑन हो सके। तो इसलिए वो बेसिकली जो नीचे की गरीबी है वो उसको बढ़ाने में ही काम कर रही है, वो जो हायर टैक्सेस हैं। तो जब तक टैक्स रिफॉर्म्स नहीं होंगे, टैक्स, और एक बात और कही जाती है कि हमारे टैक्स अभी जो प्रेजेंट हैं वो विश्व में सबसे कम है। तो अगर विश्व में लूट चल रही है, पूरे वर्ल्ड में लूट चल रही है कि पूरे अमेरिका की वेल्थ जो 50% से ज्यादा है वो वहां के 1% लोगों के पास चली गई है, तो इसका अर्थ ये तो नहीं है कि भारत में भी वो लूट चलनी चाहिए या पूरे विश्व में बाकी जगह वो लूट चलनी चाहिए। अमेरिका में अगर सरकार लूट के अपने रिच लोगों को पैसा दे रही है तो उसका वही चीज भारत में होनी चाहिए, ऐसा कोई कारण मुझे दिखाई नहीं देता। तो भारत का जो इनकम टैक्स है उसको 17% तक रिड्यूस करना चाहिए और बाकी टैक्सेस को भी कम करना चाहिए ताकि ये यहाँ पे डेवलपमेंट और ज्यादा तेजी से हो सके। भारत जो रिच अमीर रहा तो उसमें जो भारत की जो बेसिक एक कंसेप्ट है जीवन का, जीवन पद्धति का, उसका बहुत बड़ा योगदान था। क्योंकि हमारा जो जीवन है, अगर आपने ग्रंथों में भी पढ़ा होगा, सब जगह है धर्म, अर्थ और काम, ये 3 बेसिक पुरुषार्थ हैं जो सामान्य व्यक्ति को करने चाहिए। और मोक्ष है
उसके बाद का अंग। तो इस पे एक डिबेट मिलती है महाभारत के अंदर कि इनमें से क्या बेहतर है। सबसे पहले वो पूछते हैं विदुर से, बताइए आपका क्या मत है, ये धर्म अर्थ काम, ये जो 3 शब्द हैं इनको त्रिवर्ग कहा गया है हमारे ग्रंथों में, इनमें से क्या बेहतर है, इसी शब्द के ऊपर वो डिबेट है। तो विदुर कहते हैं कि धर्म सबसे इंपॉर्टेंट है। धर्म का अर्थ हुआ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये नहीं कि आप किसकी पूजा करते हो, जो आपके जीवन के आपकी ड्यूटीज हैं, आपके समाज के प्रति उत्तरदायी हैं, आपके देश के प्रति उत्तरदायी हैं, आपके अपने परिवार के प्रति उत्तरदायी हैं, आपके अपने दोस्तों के प्रति उत्तरदायी हैं, आपका अपने प्रति उत्तरदायित्व है, उन सबका जो समावेश है वो उसको धर्म कहा गया है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कोई व्यक्ति एक धर्म पे चलेगा, जैसे एक लॉयर अगर अपना केस अच्छे से लड़ेगा तो उसके पास अर्थ अपने आप आ जाएगा और उसको काम की प्राप्ति, सारे ऐश्वर्यों की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। तो इसलिए विदुर कहते हैं कि धर्म सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर वो पूछते हैं अर्जुन से, अर्जुन कहते हैं कि मेरे हिसाब से अर्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर व्यक्ति के पास पैसा नहीं होगा तो वो किसी चीज को प्राप्त नहीं कर सकता, ना तो वो कोई धर्म का कार्य कर सकता है, अपने बेटों को पढ़ा नहीं सकता, अपने बेटियों की शादी नहीं कर सकता, वो कोई भी कार्य नहीं कर सकता अगर आपके पास अर्थ नहीं है। और अगर अर्थ है तो आप बड़े बड़े धर्म के कार्य कर सकते हो, और अर्थ है तो आप बड़े बड़े ऐश्वर्यों की प्राप्ति कर सकते हो, हर प्रकार का एंजॉयमेंट प्राप्त कर सकते हो। और अगर अर्थ नहीं है तो आप किसी एंजॉयमेंट को भी प्राप्त नहीं कर सकते। काम का अर्थ हो गया एंजॉयमेंट। तो इसलिए अर्थ सबसे इंपॉर्टेंट है, अर्जुन ये कहते हैं। तो फिर वो नकुल और सहदेव का नंबर आता है कि आपका क्या व्यू है। नकुल सहदेव से पूछते हैं तो नकुल सहदेव कहते हैं ठीक है, हम भी यही मानते हैं कि अर्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति को सोते जागते उठते बैठते अर्थ प्राप्ति के लिए कार्य करना चाहिए, परंतु अर्थ को धर्म का निरादर करते हुए नहीं, धर्म के अनुसार चलकर ही प्राप्त करना चाहिए। ये नहीं है कि आप इलीगल काम करने शुरू कर दो, किसी को लूट के पैसा कमा रहे हो। जो आप अपनी ड्यूटीज पूरी करते हुए आपको हर वक्त अर्थ कमाने में लगना चाहिए, ये उनका व्यू है। फिर वो भीम के पास जाते हैं। भीम कहता है मेरे विचार से कोई भी व्यक्ति काम करता है, जो मनुस्मृति में भी लिखा हुआ है वही शब्द भीम दोहराते हैं, वो इच्छा से करता है। इच्छा नहीं है तो कोई काम नहीं कर सकता। बड़े बड़े ऋषि मुनि जो तपस्या करते हैं वो भी इच्छा से करते हैं। तो इच्छा काम से पैदा होती है, तो ये उसका मूल है। तो अर्थ और कर्म जो धर्म है इसका मूल काम है, परंतु इन तीनों का बैलेंस होना चाहिए व्यक्ति की लाइफ में। फिर वो युधिष्ठिर के पास जाते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं जब व्यक्ति इन तीनों से ऊपर उठ जाता है, तीनों का त्याग करके सन्यासी बन जाता है या तीनों का से अपना ध्यान हटा देता है, तब वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, और वो मेरे हिसाब से सर्वोच्च है। तो भारत का जितना भी ये दर्शन था जो लाइफ के प्रति था, उसमें तीनों की इंपॉर्टेंस थी, धर्म की भी, अर्थ की भी और काम की भी। तो इसी प्रकार से विभिन्न अलग अलग जो थॉट्स विश्व के मानचित्र में डेवलप हुए, उन्होंने अर्थ के महत्व को खत्म कर दिया, जबकि भारत में इन तीनों का महत्व था। साउथ इंडिया की एक पुस्तक है तिरुकुरल, जो साउथ इंडिया की जो तमिल की, साउथ इंडिया की नहीं कहें, तमिल की कहें तो प्रमुख, सबसे प्रमुख किताब मानी जाती है। उसमें भी ये इसी के ऊपर पूरा वर्क है कि धर्म अर्थ काम की प्राप्ति किस प्रकार से व्यक्ति को करनी चाहिए और इनका बैलेंस कैसे होना चाहिए। जो भगवान राम गुड गवर्नेंस की शिक्षा देते हैं, मैं इसको ये क्यों बता रहा हूं, जो गुड गवर्नेंस की शिक्षा देते हैं भरत को, जब भरत भगवान राम से मिलने जाते हैं तो उसमें वो एक सवाल का जवाब देते हैं कि आप, मुझे पता है कि आप धर्म अर्थ और काम तीनों का सेवन बैलेंस में करते हो, तीनों की प्राप्ति के लिए बैलेंस रखते हो। तो जो गुड गवर्नेंस का जो कंसेप्ट है, इन तीनों का सोसाइटी में बैलेंस बना होना चाहिए। जब ये बैलेंस खराब हो जाता है किसी भी रूप में, तब हवक फैल जाता है। आज जितने क्राइम्स देख रहे हैं हम, चाहे वो लूट के हैं, चाहे वो रेप्स हैं, चाहे वो सारे इसी बैलेंस को खत्म करने की वजह से हुए हैं। जब हम पहले चारों स्टेप ले लें, उसके बाद हमें ये सोशल रिफॉर्म्स करके ये बैलेंस हमें इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, तभी हम रियल प्रॉस्पेरिटी को प्राप्त कर सकते हैं। जो 51,000 टन जैसे खजाने हमारे पास दोबारा बन जाएंगे, तो वो सारा हमें प्राप्त हो सकता है। ये 5 स्टेप उस दृष्टि में होने चाहिए।
तो अब अंत में मैं जो कुछ विभिन्न जो लोगों ने कहा है वो एक ब्रीफ में एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा, जो भारत के बारे में जो महान हस्तियां हैं उन्होंने जो कोटेशंस लिखे हैं भारत के बारे में, वो हम थोड़ा सा 2-3 देखेंगे। अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं, वी ओ ए लॉट टू द इंडियंस हु टॉट अस हाउ टू काउंट विदाउट मच, नो वर्थवाइल साइंटिफिक डिस्कवरी कुड हैव बीन मेड। जो भारतीय हैं उन्होंने हमें गिनती सिखाई, उसके बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता था पूरे विश्व में, कोई साइंस नहीं डेवलप हो सकती थी, कुछ भी नहीं हो सकता था। एक चाइना के राजदूत थे यूएसए में, उन्होंने कहा कि भारत ने चाइना के ऊपर कॉन्कर किया, डोमिनेट किया चाइना को 20 शताब्दियों तक बिना एक भी सैनिक भेजे। विलियम मैकिन्टोश ने कहा है, ऑल हिस्ट्री पॉइंट्स टू इंडिया एज द मदर ऑफ साइंस। पूरी हिस्ट्री ये कहती है कि भारत है जो साइंस की माता है और आर्ट की माता है। दिस कंट्री वॉज एंशियंटली सो रिनाउंड फॉर नॉलेज एंड विजडम। ये ज्ञान के बारे में इतना मशहूर है, फिलोसफर्स ऑफ ग्रीस डिड नॉट डिसडेन टू ट्रेवल फॉर देयर इंप्रूवमेंट, कि जो ग्रीस के फिलोसफर थे अपने आप को इंप्रूव करने के लिए भारत आते थे। इमैनुअल हैं, उन्होंने कहा, देयर वर वेरी एडवांस्ड हिंदू एस्ट्रोनॉमर्स, जो आर्यभट्टा हुए और बाकी जो हमारे यहाँ पे वर्क हुए उनके बारे में वो कहते हैं। और अगर हम स्कूल में जाते हैं तो हमें पढ़ा दिया जाता है कि ग्रेविटेशन, मेरे बेटे को भी यही पढ़ाया जाता है कि ग्रेविटेशन है न्यूटन ने फाउंड की, तो आप सबने भी यही पढ़ा होगा। तो भारत के जो ग्रंथ हैं उसमें ग्रेविटेशन के बारे में भी लिखा हुआ है, और एक विद्वान कहते हैं ग्रेविटेशन वाज नोन टू द हिंदूज, इट मीन इंडियंस, बिफोर द बर्थ ऑफ न्यूटन। द सिस्टम ऑफ ब्लड सर्कुलेशन वाज डिस्कवर्ड बाय देम सेंचुरीज बिफोर द हार्वे वाज हर्ड ऑफ। विलियम जेम्स लिखते हैं वेदों की नॉलेज के बारे में, और अंत में मैं जो विल ड्यूरेंट का है वो मुझे बहुत सबसे बढ़िया लगा, उसको मैंने अंत में रखा। वो कहते हैं, इंडिया वाज द मदर लैंड ऑफ अवर रेस एंड संस्कृत द मदर ऑफ यूरोप लैंग्वेजेस। शी वाज द मदर ऑफ अवर फिलोसफी, मदर थ्रू द अरब्स ऑफ मच ऑफ अवर मैथमेटिक्स, मदर थ्रू द बुद्धा ऑफ द आइडियल्स embodied in Christianity, mother through the village community of self-government and democracy. Mother India is in many ways the mother of us all. अगर मैं उसको हिंदी में कहूँ, वो हमारे जो संस्कृत है वो यूरोप की सारी लैंग्वेजेस की माता है। जो मैथमेटिक्स हमने अरब से सीखा वो भी भारत से आया है। जो क्रिश्चियनिटी में बुद्धिज्म के प्रिंसिपल हैं वो भी भारत से आए हैं। जो डेमोक्रेसी और सेल्फ गवर्नमेंट का सिस्टम है वो भी भारत से आया है। इस प्रकार से भारत माता हम सबकी माता है। It is true that even across the Himalayan barrier, India has sent to the West such gifts as grammar and logic, philosophy and fables, hypnotism and chess, and above all numerals and the decimal system. ये जो different system है जिसमें philosophy, दर्शन शास्त्र हो गया, logic हो गया, grammar हो गया, और जो काउंटिंग का सिस्टम हो गया, डेसिमल का सिस्टम हो गया, ये सारा भारत से आया हुआ है, और चेस भी भारत से आया हुआ है। तो इस प्रकार से वो भारत की तारीफ करते हैं। तो इन शब्दों के साथ मैं अपने बात को समाप्त करूंगा। भाई विवेक गोयल जी ने सबका खूब विवेक बढ़ाया, और मुझे लग रहा था ये कहाँ सुप्रीम कोर्ट में बहस में पड़ गए हैं, इनको तो युवाओं के बीच में ही रहना चाहिए। अब कोर्टों से देश को न्याय नहीं मिलेगा, जवानों से ही देश को न्याय मिलेगा।
और भाई विवेक जी ने अर्थशास्त्र को आधार बना करके खाली जीडीपी के बारे में, खाली भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में, वेल्थ के बारे में ही नहीं, किसी भी देश की शक्ति के हजारों आयाम होते हैं। कोई भी राष्ट्र किसी एक चीज से नहीं बनता है। और भारत की वास्तविक शक्ति के बारे में जब भारतीयों को बोध होता है तो उनका स्वाभिमान जाग जाता है। एक छोटे से जापान देश का स्वाभिमान जागता है जो हमारे उत्तर प्रदेश का चौथाई हिस्सा है, तो वो विश्व में सेना तान करके खड़ा हो जाता है। जिस दिन भारत का स्वाभिमान वास्तविकता के साथ, जो भारत में अनभिज्ञता है वो मिटेगी, भारत का रियल अर्थ में जो उसका स्वाभिमान जगेगा, तो भारत तो वर्तमान पूरे विश्व के जितने भी देश हैं उन सब देशों के बराबर खड़े होने की ताकत रखता है। और उसी के कई महत्वपूर्ण संकेत आदरणीय भाई विवेक जी ने दिए हैं, और ये सारांश के रूप में है, इसकी डिटेल्स और हैं निचोड़ के रूप में कि भारत क्या था और आज भी जो भारत की शक्ति है। भाई विवेक जी ने जो कुछ चीजें आपके बीच में रखी कि हमको 20% ग्रोथ रेट पर आना है और पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी में फिर हमारा 2%, 1.5% वर्ल्ड जीडीपी में हमारी भागीदारी होती है, उसके स्थान पर वापस हमें 20-25 पर जाना है। तो ये सब काम करने पड़ेंगे। और जो हमारा अनप्रोडक्टिव मनी पड़ा हुआ है गोल्ड में, अनप्रोडक्टिव मनी पड़ा हुआ हमारा सब पॉलिटिशियंस के पास में, कुछ उसमें प्रोडक्टिव मनी भी है जो अलग अलग एजुकेशन, हेल्थ आदि में कुछ लगा हुआ है, लेकिन 4 जगह देश का अनप्रोडक्टिव मनी बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है। और पॉलिटिक्स में जो पैसा पड़ा हुआ है वो राजनीति को गंदा कर रहा है। माने 5 बड़े स्रोत हैं जिनको बंद करने की जरूरत है। 5 बड़े स्रोत वो जहां से लूटते हैं वो तो जल, जंगल, जमीन, भू संपदा और बजट है, जहां से हम रोकें कि वहां से और ना लूटे। जल, जंगल, जमीन, भू संपदा और बजट जो है वो हमारा ज्यादा ना लूटे। लेकिन जहां ये अनअकाउंटेड मनी, अंडरग्राउंड मनी, अनप्रोडक्टिव मनी पड़ा हुआ है, ये गोल्ड वाला पैसा तो आज भी मेरा कम से कम अंदाजा है कि 50,000 से लेकर के 1 लाख टन तो आज भी देश में गोल्ड पड़ा हुआ है, वो अनप्रोडक्टिव है। यदि उसको भी हम यूज करें तो देश बहुत आगे जा सकता। फिर मैंने कहा जो कॉर्पोरेट्स को जो सौंप दिया है जल, जंगल, जमीन, भू संपदा आदि, उसमें सबसे बड़ा जो पार्ट है वो ये कि देश का हजारों नहीं लाखों टन, जैसे पहले ये दूसरी चीजें लुट के जाती थी, ऐसे ही इलीगल माइनिंग होकर के देश का सारा कच्चा माल जो अंग्रेजों के वक्त से जा रहा था वो आज उससे हजारों लाखों गुना ज्यादा होकर के और चोरी होकर के, मैंने पीछे कहा था थोरियम 48 लाख करोड़ का चला गया, हमको पता ही नहीं लगा। ऐसी तमाम, तो ये जो इलीगल माइनिंग और फिर इसके द्वारा जो चोरी होकर के कच्चा माल बाहर जा रहा है और फिर वो पक्का माल हिंदुस्तान में आता है, और बाहर की जो पूरे विश्व को, पूरा विश्व भारत को एक बाजार समझ करके लूटने में लगा, पूरी वर्ल्ड की बड़ी कंपनियों की निगाहें भारत पर टिकी हैं, उसको खत्म करके भारत का वो जो औद्योगिक विकास जो बढ़ाने का प्रश्न है। और ये जो स्टॉक मार्केट और स्टॉक डेरिवेटिव मार्केट, ये दोनों ने हिंदुस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था को गुलाम सा बना करके रखा हुआ है। अपनी अंगुलियों पर अपने जो है कठपुतलियों की तरह हिंदुस्तान के लोगों को नचाता है। तो ये पूरा सिस्टम ही पूरी इकोनॉमी का चेंज करना पड़ेगा कि मुंबई देश की अर्थव्यवस्था को, स्टॉक मार्केट और स्टॉक डेरिवेटिव मार्केट जो है वो देश की अर्थव्यवस्था का नियंत्रक होता कौन है। और इलीगल, मैंने कहा गोल्ड, इलीगल माइनिंग और उसके द्वारा फिर कच्चा माल बाहर भेजना, फिर ये स्टॉक एंड डेरिवेटिव स्टॉक, इसकी इलीगल लैंड, पैसा जमीन में डाल रखा है, अनप्रोडक्टिव मनी। 1 एकड़ जमीन की कीमत दिल्ली और मुंबई में 10,000 करोड़ रुपए हो रखी। 10,000 करोड़, इस बात का भाई, अरे
मिट्टी मुंबई वाली से, हमारे हरिद्वार की मिट्टी मुंबई वाले से, राजस्थान की, गुजरात की, उड़ीसा की ज्यादा बढ़िया है। अरे जमीन की कीमत होनी चाहिए तो उड़ीसा वाले की होनी चाहिए, उसमें कुछ नीचे सोना चांदी हीरे मोती कोयला कुछ मिलेगा। मुंबई दिल्ली में नीचे खोदोगे तो जहर मिलेगा, पानी में भी मिला हुआ। ये सब, ये चार जो बड़े स्रोत हैं, इनको सुखाना पड़ेगा, वहां से उस पैसे को निकाल करके देश के वास्तविक विकास में लगाना पड़ेगा। और जो देश की जीडीपी बढ़ाई जाती है गलत कामों से, शराब से, मैंने कहा था ना, लोगों को बीमार करके जीडीपी बढ़ाते हैं, हॉस्पिटल बना करके, लोगों को बीड़ी सिगरेट शराब पिला करके जीडीपी बढ़ाते हैं। तो ये जो नेगेटिव जीडीपी है, विध्वंसकारी जीडीपी है, आदरणीय पंकज जी ने उसके लिए एक पुस्तक भी लिखी है, समृद्धि अहिंसक भी हो सकती है। ये जो हिंसक समृद्धि है, वो उसके स्थान पर अहिंसक समृद्धि, न्यायपूर्ण समृद्धि, उसको लाना पड़ेगा। भाई विवेक जी ने कई दिशाओं से आपको प्रबोधन दिया, उनका पतंजलि योगपीठ में पहली बार आगमन हुआ है, उनका बहुत बहुत अभिनंदन है।